नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और आप सुन रहे हैं रोंगटे खड़े कर देने वाली हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। तो दोस्तों, आज की कहानी है अमित की, जो पेशे से एक वीडियोग्राफर है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि अब बिना किसी देरी के इस खौफनाक घटना को शुरू करते हैं। मेरा नाम अमित है और शायद आप मुझे मेरे असली नाम से नहीं जानते होंगे। मैं एक स्वतंत्र वीडियोग्राफर हूं जो भूली बिसरी जगहों और उनसे जुड़ी कहानियों को कैमरे में कैद करता है। डर और रोमांच मेरी दुनिया है। मैं 28 साल का हूं, दुबला पतला, लेकिन मेरी आंखों में एक ऐसी चमक है जो हर बार किसी जोखिम भरी जगह को देखने से पहले आती है। लोग कहते हैं कि मैं बहादुर हूं, पर सच कहूं तो डर के करीब जाना मुझे जिंदा महसूस कराता है। मैंने देश की कई कथित भुतहा जगहों की कहानियां बनाई हैं, लेकिन जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूं, वह किसी भी स्क्रिप्ट या कल्पना से कहीं ज्यादा भयानक है। यह कहानी है शांतिवन मेंटल असाइलम की। कहानी अमित के पॉइंट ऑफ व्यू से। यह सब लगभग 6 महीने पहले शुरू हुआ, जब मैं एक नए प्रोजेक्ट की तलाश में था। मेरे पिछले वीडियो को अच्छा रिस्पांस मिला था, पर अब मुझे कुछ ऐसा चाहिए था जो मेरे दर्शकों के रोंगटे खड़े कर दे। मैं इंटरनेट के सबसे अंधेरे कोनों को छान रहा था, जब मुझे एक पुरानी धुंधली सी तस्वीर मिली। तस्वीर में एक विशाल गौथिक इमारत थी, जिसके ऊपर टूटी हुई चिमनियां थीं और खिड़कियां अंधेरे मुंह की तरह खुली थीं। कैप्शन बस इतना था, शांतिवन असाइलम 1980 में बंद। यह नाम मुझे पहली बार में ही अजीब लगा। शांतिवन, शांति का वन। एक पागल खाने के लिए कितना विडंबनापूर्ण नाम। मैंने और खोजबीन की। जो कहानी मुझे पता चली वो भयानक थी। यह असाइलम अपनी स्थापना के समय एक बेहतरीन सुविधा थी, लेकिन समय के साथ यह एक जेल से भी बदतर हो गया। मरीजों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। अफवाहें थीं कि यहाँ इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी और लोबोटॉमी के नाम पर टॉर्चर होता था। और फिर 1980 में एक रहस्यमय आग लगी, जिसने इमारत के एक बड़े हिस्से को जला दिया। आधिकारिक तौर पर आग शॉर्ट सर्किट से लगी थी, लेकिन लोगों का कहना था कि यह किसी मरीज का गुस्सा था या कुछ और। आग के बाद असाइलम को तुरंत बंद कर दिया गया और इसे यूं ही छोड़ दिया गया, शहर से मीलों दूर घने जंगल के किनारे। मुझे पता था मुझे अपनी अगली कहानी मिल गई है। मैंने लोकेशन ट्रैक की। यह शहर से बहुत दूर था, लगभग 3 घंटे की ड्राइव। मैंने अपने दोस्त, जो कि एक लोकल कांटेक्ट था, उससे बात की और उससे उस जगह के बारे में पूछा। अमित, तू पागल हो गया है। उस जगह को सब भूतों का अस्पताल कहते हैं। दिन के उजाले में भी कोई वहां नहीं जाता, उसने फोन पर हाँफते हुए कहा। मुझे बस पता चाहिए कि अंदर जाने का रास्ता क्या है, मैंने कहा। मेरी आवाज में एक अजीब सा उत्साह था। अंत में काफी मान मनोबल के बाद उसने मुझे कुछ पुरानी जानकारी दी। असाइलम के पीछे की तरफ एक छोटा सा टूटा हुआ गेट है, जहां से शायद अंदर जाया जा सकता है। अगले दिन मैंने अपना सारा सामान पैक किया। मेरे पास मेरे 2 कैमरे थे, एक रात की विजन वाला और एक हाई डेफिनेशन वाला, कुछ एक्स्ट्रा बैटरी, एक शक्तिशाली टॉर्च और हाँ, एक छोटा सा फर्स्ट एड किट। मैंने यह सुनिश्चित किया कि मैं अकेला जाऊंगा। इस तरह की कहानियों को अकेले अनुभव करना ही सही होता है। शाम के करीब 4 बजे मैं शांतिवन की ओर जा रहा था। जैसे जैसे मैं शहर से दूर जा रहा था, सड़क संकरी होती गई और जंगल घना होता गया। मेरे चारों ओर छायाएं लंबी होती गईं। 5 बजते बजते मैं उस जगह पहुंच गया। पहली नजर में यह कोई इमारत नहीं, बल्कि पत्थरों और ईंटों का एक विशाल कंकाल लग रहा था। यह अपनी भव्यता खो चुका था, लेकिन इसकी भयावहता आसमान छू रही थी। ऊंची काली दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और चारों ओर सन्नाटा। एक अजीब सी सड़ी हुई गंध हवा में तैर रही थी, जैसे कि पुराने पत्तों और नमी का मिश्रण हो। मैंने अपनी कार थोड़ी दूर पार्क की, जहां वह आसानी से किसी को दिखाई न दे। मैंने अपनी टॉर्च ऑन की और असाइलम के चारों ओर घूमना शुरू कर दिया, उस टूटे हुए गेट की तलाश में जिसके बारे में मेरे दोस्त ने बताया था। करीब 15 मिनट चलने के बाद मुझे वह मिला, एक जंग लगा लोहे का गेट जो एक तरफ झुका हुआ था।
जैसे वर्षों के बोझ से थक गया हो। मैं आसानी से उसके बगल से खिसक कर अंदर चला गया। अंदर का माहौल बाहर से बिल्कुल अलग था। जैसे ही मैं अंदर कदम रखा, दुनिया की सारी आवाजें अचानक बंद हो गईं। कोई हवा नहीं, कोई पक्षी की आवाज नहीं, बस एक गहरा, परेशान करने वाला सन्नाटा। मैं एक बड़े वीरान आंगन में था। टूटी हुई मूर्तियां और सूखी झाड़ियां चारों ओर बिखरी पड़ी थीं। मेरे सामने असाइलम की मुख्य इमारत खड़ी थी, जो एक विशालकाय राक्षस की तरह लग रही थी। मैंने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। ठीक है दोस्तों, मैंने फुसफुसाते हुए कैमरे में कहा, यह है शांतिवन असाइलम। आप देख सकते हैं, ये जगह ये जिंदा नहीं लगती, ये बस यहां इंतजार कर रही है। मैंने इमारत के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर बढ़ना शुरू किया। मुख्य दरवाजा गायब था, शायद सालों पहले ही गिर चुका होगा। अंदर जाने का रास्ता एक अंधेरी गुफा जैसा लग रहा था। जैसे ही मैंने दहलीज पार की, मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। फर्श पर धूल की मोटी परत थी और मेरी हर हरकत से एक अजीब सी सूखी आवाज आ रही थी। सामने एक विशाल हॉल था, जहां से कई गलियारे निकलते थे। मैंने टॉर्च उठाई और सामने की दीवार पर चमकाया। वहां बड़ी बड़ी दरारें थीं और छत से प्लास्टर लटक रहा था। लेकिन सबसे अजीब बात, अजीब सी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अपनी उंगलियों से दीवार को कुरेदने की कोशिश की हो। यह एंट्रेंस हॉल है, मैंने फुसफुसाते हुए रिकॉर्डिंग जारी रखी। और मैं आपको बता सकता हूं कि यहाँ की हवा बहुत भारी है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ हर कदम पर कोई मुझे देख रहा है। मैंने हॉल के दाहिने तरफ का गलियारा चुना। यह गलियारा दोनों तरफ छोटे लोहे के दरवाजों वाली कोठरियों से भरा हुआ था। ये मरीजों के कमरे थे। जैसे ही मैं पहले कमरे के पास से गुजरा, मुझे लगा जैसे मेरे कान के पास किसी ने सांस ली हो। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। कुछ नहीं, केवल अंधेरा और धूल। हो सकता है यह सिर्फ मेरी कल्पना हो। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की, पर मेरे हाथ ठंडे पड़ गए थे। मैं आगे बढ़ा। हर कमरे में एक छोटा जंग लगा पलंग था, जिस पर सड़ा हुआ गद्दा पड़ा था। कुछ कमरों की दीवारों पर क्रेयॉन या खून से अजीबोगरीब आकृतियां बनी हुई थीं। एक कमरे में मैंने जमीन पर एक पुरानी मुड़ी हुई गुड़िया देखी। उसकी एक आंख गायब थी और उसका चेहरा विकृत था। जब मैं अगले कमरे की ओर बढ़ रहा था, तो अचानक मुझे गलियारे के आखिरी सिरे से एक हल्की सी आवाज सुनाई दी। यह आवाज किसी के धीरे धीरे सावधानी से चलने की थी, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। मैं तुरंत रुक गया। मेरे दिल की धड़कनें इतनी तेज हो गईं कि मुझे लगा कि वह आवाज भी उन्हें सुन लेगा। मैंने टॉर्च बंद कर दी और वहीं खड़ा रहा, अंधेरे में घुलने की कोशिश करते हुए। आवाज मेरे करीब आ रही थी। थप थप थप। यह किसी मरीज के जूते की आवाज नहीं हो सकती थी। यह बहुत नरम थी, लगभग घिसटने जैसी। डर की एक ठंडी लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में उतर गई। मैं एक खोजी पत्रकार हो सकता हूं, लेकिन मैं भी इंसान हूं। मुझे भागना चाहिए था, पर मेरा शरीर जम गया था। आवाज अब मेरे कमरे के पास थी। मेरे और उस चीज के बीच बस एक कमरा था। और फिर आवाज रुक गई। एक भयानक चुप्पी छा गई। मैंने अपनी सांस रोक रखी थी। तभी मेरे पीछे की कोठरी से, जहां से मैं अभी अभी गुजरा था, एक फुसफुसाहट आई। वह इतनी धीमी थी कि मैं लगभग उसे सुन नहीं पाया। मुझे यहां से बाहर निकालो। यह आवाज एक बूढ़ी औरत की थी, सूखी और दर्द से भरी हुई। मेरे होश उड़ गए। मैंने तेजी से टॉर्च ऑन की और पीछे मुड़ा। सामने वाली कोठरी का दरवाजा बंद था। जंग लगे दरवाजे के छेद से मैंने अंदर झांका। कमरा खाली था। मैंने टॉर्च पूरे कमरे में घुमाई। खाली पलंग, टूटी हुई दीवारें, लेकिन दीवार पर मेरे बिल्कुल सामने ताजी खरोंचों के निशान थे, जैसे किसी ने अभी अभी अपनी नाखून से दीवार को फाड़ दिया हो। और उनके नीचे हल्के से लिखे हुए थे, शायद किसी ने कोयले से लिखा होगा, वो अभी भी यहां हैं। ये देखकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। ये रिकॉर्डिंग के लिए अच्छा था, पर मेरी आत्मा जम गई थी। ये सिर्फ कोई आवाज नहीं थी, ये एक संदेश था। अब मुझे यहां से निकलना होगा, मैंने खुद से कहा। मैं जैसे ही मुड़ा, गलियारे के दूसरे सिरे पर, जहां से चलने की आवाज आ रही थी, मुझे एक परछाई दिखाई दी। ये एक लंबी पतली परछाई थी। ये बस एक पल के लिए रुकी
और फिर कोने में गायब हो गई। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, मुझे यह जानना था कि वह परछाई क्या थी। मैंने टॉर्च को मजबूती से पकड़ा और दबे कदमों से उस कोने की ओर बढ़ना शुरू कर दिया। मेरी धड़कनें अब कंट्रोल से बाहर थीं, लेकिन डर के बावजूद जिज्ञासा मुझे खींच रही थी। मैं एक कदम आगे बढ़ा, फिर दूसरा। हर कदम पर मेरी जूतों से उठती धूल की आवाज इस भयानक सन्नाटे को तोड़ रही थी। कोने में पहुंचकर मैंने टॉर्च को तेजी से घुमाया। यह एक और गलियारा था, लेकिन यह पहले वाले से बहुत अलग था। यहां रोशनी बिल्कुल नहीं थी और यह हवा और भी ठंडी महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैं इमारत के सबसे पुराने और सबसे ठंडे हिस्से में आ गया हूं। गलियारे के दाहिने तरफ एक बड़ा खुला हुआ दरवाजा था। दरवाजे के ऊपर एक पुरानी टूटी हुई तख्ती लटकी हुई थी, जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था रिकॉर्ड्स रूम। मैंने सोचा कि शायद यहां मुझे असाइलम के बारे में कुछ जरूरी जानकारी मिल सकती है। हो सकता है कि मुझे उस औरत की आवाज और दीवार पर लिखे संदेश का कोई मतलब समझ आ जाए। मैं रिकॉर्ड्स रूम के अंदर गया। टॉर्च की रोशनी में मुझे दिखा कि यह कमरा किताबों और फाइलों के ढेर से भरा हुआ था। हर तरफ लकड़ी के रैक टूटे पड़े थे और कागजात जमीन पर बिखरे हुए थे। कमरे में फफूंदी, मोल्ड और पुरानी स्याही की तेज गंध थी। मैंने अपने कैमरे को एक टूटे हुए मेज पर सेट किया ताकि मैं अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल कर सकूं। मैं जमीन पर बिखरे हुए कागजों के बीच घूमने लगा। ज्यादातर कागज इतने पुराने थे कि छूते ही फट जाते थे, लेकिन फिर मुझे एक मोटी चमड़े की जिल्द वाली डायरी मिली। ये बाकी कागजों से अलग थी, जैसे किसी ने इसे संभाल कर रखा हो। मैंने उस पर जमी धूल हटाई। डायरी के कवर पर हाथ से लिखा था डॉ M.K. गुप्ता, निजी नोट्स। मुझे पता था कि मुझे कुछ बहुत महत्वपूर्ण मिल गया है। मैंने डायरी खोली। अंदर की लिखावट बहुत छोटी और कसकर लिखी हुई थी। मैंने टॉर्च को पन्नों पर केंद्रित किया और पढ़ना शुरू किया। शुरुआत में डॉक्टर गुप्ता के नोट्स सामान्य थे, मरीजों के इलाज के तरीके, उनकी दवाइयां। लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, नोट्स का लहजा बदलता गया। एक तारीख के नीचे लिखा था 23 मई 1978। आज मैंने मरीज 404 मीरा पर नया इलाज आजमाया। उसका प्रतिरोध बहुत ज्यादा था, लेकिन इलेक्ट्रोड के वोल्टेज बढ़ाने पर वह शांत हो गई। वह अब आवाजों के बारे में बात नहीं करती, लेकिन उसकी आंखें हर बार मुझे देखती हैं, जैसे वह मेरे अंदर कुछ ढूंढ रही हो। मुझे डर है कि हम सिर्फ शरीर को ठीक कर रहे हैं, आत्मा को नहीं। मैंने अगला पन्ना पलटा। 10 अगस्त 1979। चीजें नियंत्रण से बाहर हो रही हैं। मरीजों का व्यवहार अब केवल मानसिक बीमारी नहीं लगती। कल रात वार्ड बी में 3 नर्सों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कसम खाई कि उन्होंने हवा में किसी अदृश्य चीज को देखा जो मरीजों के साथ फुसफुसा रही थी। आज 404 नंबर की मीरा मर गई। कारण आधिकारिक रिपोर्ट है दिल का दौरा, पर उसके चेहरे पर जो दहशत थी वह सिर्फ दिल का दौरा नहीं था, वह किसी चीज से डर के मरी थी। मैं अब यहां और नहीं रहना चाहता। डॉक्टर के नोट्स यहीं रुक गए थे। मीरा नाम की मरीज 404, ये नंबर मेरे दिमाग में गूंजने लगा। क्या ये वही औरत थी जिसकी आवाज मैंने सुनी थी? जैसे ही मैंने डायरी बंद की, मुझे लगा कि मेरी पीठ पर कोई खड़ा है। ये महसूस करना इतना असली था कि मैं बिना सोचे समझे पीछे मुड़ा और टॉर्च चमकाई। वहां कोई नहीं था, लेकिन टॉर्च की रोशनी रिकॉर्ड्स रूम के सामने की दीवार पर पड़ी और मैंने जो देखा उससे मेरी सांस अटक गई। एक टूटी हुई अलमारी के पीछे दीवार पर किसी ने खून से एक आकृति बनाई थी। यह कोई इंसान नहीं था, यह एक पतला लंबा साया था जिसके हाथ और उंगलियां बहुत लंबी थीं। उस आकृति के नीचे खून के धब्बों से एक शब्द लिखा था, मीरा। और तभी मुझे गलियारे से एक आवाज सुनाई दी। इस बार यह फुसफुसाहट नहीं थी, यह एक गीत था, एक बहुत धीमा, बहुत डरावना लोरी जैसा गीत। यह आवाज बहुत करीब थी, जैसे कोई कमरे के ठीक बाहर खड़ा हो। यह कोई मरीज नहीं था जो गा रहा था। यह आवाज इतनी दर्दनाक और इतनी उदास थी कि सुनकर रोंगटे खड़े हो गए। मैं डर के मारे मेज के नीचे झुक गया। मेरा कैमरा अभी भी रिकॉर्ड कर रहा था।
गीत रिकॉर्ड्स रूम के दरवाजे पर आकर रुका। फिर एक भयानक धीमी खुरचने, स्क्रैचिंग की आवाज आई, जैसे कोई अपनी लंबी नुकीली उंगलियों से लकड़ी के दरवाजे को खुरच रहा हो। आवाज लगभग 1 मिनट तक चली, लेकिन वह समय मुझे घंटों जैसा लगा। मेरी आंखें दरवाजे के नीचे की पतली जगह पर टिकी थीं। मैं उम्मीद कर रहा था कि मुझे कोई परछाई दिखाई न दे। अचानक खुरचने की आवाज बंद हो गई। कुछ सेकंड का भयानक सन्नाटा रहा और फिर मेरे ठीक ऊपर से छत से एक आवाज आई। वह वही बूढ़ी, सूखी, दर्द भरी फुसफुसाहट थी। तुम उसका नाम क्यों ले रहे हो, अमित? मुझे लगा जैसे मेरे सिर पर किसी ने बर्फ का पानी डाल दिया हो। उस चीज ने मेरा नाम लिया था। वह मुझे जानती थी। मेरा दिल इतनी जोर से धड़का कि मुझे लगा मेरी पसलियां टूट जाएंगी। मैंने तुरंत मेज के नीचे से डॉ गुप्ता की डायरी को पकड़ा और अपने जैकेट के अंदर छिपा लिया। अब भागने का समय था। मैं दरवाजे की तरफ नहीं जा सकता था। मुझे दूसरे रास्ते से बाहर निकलना था। मैंने टॉर्च से कमरे की बाकी दीवारों को स्कैन किया। मुझे पीछे की तरफ एक छोटी सी टूटी हुई खिड़की दिखाई दी। ये बाहर निकलने के लिए बहुत छोटी लग रही थी, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मैंने मेज को खिड़की के नीचे धकेला, उस पर चढ़ा और खिड़की के टूटे शीशे के टुकड़ों की परवाह न करते हुए खुद को जोर से बाहर धकेला। मैं असाइलम की पिछली तरफ घनी झाड़ियों और ऊंची घास में जा गिरा। दर्द हो रहा था, लेकिन मैंने फौरन उठकर भागना शुरू कर दिया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मैंने बस भागता रहा जब तक कि मैं असाइलम की बाहरी दीवार तक नहीं पहुंच गया। मैं टूटे हुए गेट से फिसलकर बाहर निकला और अपनी कार की तरफ भागा, जो पार्किंग की जगह पर खड़ी थी। जैसे ही मैं कार के अंदर घुसा, मैंने तुरंत दरवाजा बंद किया और लॉक किया। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने चाबी लगाई और इंजन स्टार्ट किया। इंजन चालू होने में कुछ समय लगा और वो कुछ सेकंड मुझे जिंदगी के सबसे लंबे पल लगे। मुझे लग रहा था कि अभी कोई मेरे पीछे की खिड़की पर हाथ मारेगा। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ, मैंने एक्सीलेटर पर पैर रखा और तेजी से उस भयानक जगह से दूर निकल गया। मैं जंगल की सड़क पर गाड़ी दौड़ा रहा था, पर मेरी आंखें बार बार पीछे के मिरर में जा रही थीं। मुझे लग रहा था कि वह पतला लंबा साया मेरा पीछा कर रहा है। जब मैं शहर के नजदीक एक पेट्रोल पंप पर रुका, तब जाकर मैंने अपनी सांस पूरी तरह से छोड़ी। मैं पसीने से भीगा हुआ था और मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने अपनी जैकेट टटोली। डॉ गुप्ता की डायरी अभी भी सुरक्षित थी। अगले दिन जब मैं अपने घर की सुरक्षा में बैठा था, मैंने कल रात की रिकॉर्डिंग देखी। ऑडियो में वह भयानक लोरी साफ सुनाई दे रही थी और हाँ, वह फुसफुसाहट भी जिसमें मेरा नाम लिया गया था। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि जब मैंने रिकॉर्डिंग को पॉज किया, तो एक पल के लिए रिकॉर्ड्स रूम के दरवाजे के नीचे मुझे एक पतली सफेद उंगली की छाया फर्श पर घूमती हुई दिखाई दी थी। मुझे पता था कि मैं गलती कर चुका हूं। मैं सिर्फ एक कहानी की तलाश में गया था, लेकिन अब मैं उस कहानी का हिस्सा बन चुका था। और सबसे बुरी बात यह थी कि डायरी में मीरा की जो कहानी लिखी थी, वह आग लगने से पहले ही मर गई थी। तो फिर आग किसने लगाई? और वह मीरा क्या है जो अब भी वहां इंतजार कर रही है? और सबसे जरूरी, अब जब वह जानती है कि मैं उसके बारे में जानता हूं, तो क्या वह मुझे छोड़ेगी? अगले 2 दिन मैंने खुद को अपने अपार्टमेंट में बंद रखा। बाहर तेज रोशनी थी, सड़कों पर शोर था, लेकिन मेरे अंदर का अंधेरा और सन्नाटा कहीं ज्यादा गहरा था। मैं लगातार डॉक्टर गुप्ता की उस चमड़े की डायरी को पढ़ रहा था। मैं अब तक लगभग आधी डायरी पढ़ चुका था और जो कुछ मुझे पता चला, उससे मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। डायरी के पन्नों में डॉक्टर गुप्ता का पतन दर्ज था। शुरुआत में वह एक आदर्शवादी डॉक्टर थे, लेकिन शांतिवन में कुछ था जिसने उन्हें बदल दिया। एक नोट में लिखा था, 2 सितंबर 1979। आज मुझे एहसास हुआ कि यह मरीजों का पागलपन नहीं है जो उन्हें चीखने पर मजबूर करता है, बल्कि यह असाइलम उन्हें पागल कर रहा है। यहाँ की दीवारें वे किसी चीज को कैद कर रही हैं। मैंने देखा कि वार्डे के मरीज जमीन की तरफ देखते हैं और एक ही नाम दोहराते हैं, मीरा। ये नाम उन्हें कौन बता रहा है? मुझे डर है कि इलाज का मेरा तरीका अब काम नहीं कर रहा।
बल्कि मैं उस चीज की मदद कर रहा हूं जो यहां कब्जा कर रही है। एक और नोट जो ज्यादा घबराया हुआ था। 15 अक्टूबर 1979 मैंने प्रयोग शुरू कर दिया है। मरीजों को नियंत्रित करने के लिए मुझे उस शक्ति को समझना होगा। मैंने मरीज 501 और 502 पर डबल ब्लॉकिंग प्रक्रिया का उपयोग किया। यह एक नया इलेक्ट्रोशॉक प्रोटोकॉल है जिसका मकसद मरीज की याददाश्त को पूरी तरह से मिटा देना है। मैं चाहता हूं कि वे मीरा को भूल जाएं। मैं नहीं चाहता कि वह उन्हें अपने पास खींचे। सफल रहा। दोनों मरीज अब पूरी तरह से खाली हैं। लेकिन रात में कमरों से अजीब सी घिसटने की आवाज आती है, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो, जो उन मरीजों से गुस्सा है जिनकी याददाश्त मैंने चुरा ली। ये सब पढ़ते हुए मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया। मीरा एक मरीज थी जिसे डॉक्टर ने मार डाला था, या कहूं कि उसकी मृत्यु हो गई थी। लेकिन अब उसकी आत्मा या शक्ति असाइलम पर कब्जा कर चुकी थी और डॉक्टर गुप्ता उस शक्ति को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे थे अपनी भयानक प्रक्रियाओं के जरिए। लेकिन एक चीज अभी भी साफ नहीं थी, आग। 1980 में आग लगी थी और असाइलम बंद हो गया था। मैंने डायरी का अंतिम भाग पलटा। अंतिम प्रविष्टि 17 दिसंबर 1979 की थी, आग लगने से कुछ ही दिन पहले। आज रात मैंने एक बड़ी गलती की। मैंने वार्ड बी में लोबोटॉमी की एक असफल प्रक्रिया के बाद मरीज 603 को अकेला छोड़ दिया। उसके कमरे से कुछ ही मिनटों बाद भयानक चीखें आईं। मैंने दरवाजा खोला और देखा मीरा वहां थी। वह हवा में तैर रही थी, लंबी और विकृत। उसने अपनी लंबी उंगलियां मरीज 603 के सीने में गाड़ दी थी। मैं भाग गया। मैं अब उसे नहीं रोक सकता। यह असाइलम अब उसका घर है। यह मेरी गलती है। मैंने एक दरवाजा खोला था और अब उसे बंद करने का केवल एक ही तरीका है। मुझे सब कुछ खत्म करना होगा। मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि मीरा और शांतिवन दोनों एक साथ नष्ट हो जाएं। नोट यहीं खत्म हो गया था। इसके बाद के पन्ने या तो फटे हुए थे या उन पर कुछ लिखा नहीं था। यह साफ था, आग शॉर्ट सर्किट नहीं थी। डॉक्टर गुप्ता ने खुद असाइलम को जलाने की कोशिश की थी ताकि मीरा की शक्ति और उसके पीड़ितों की आत्माओं को हमेशा के लिए दफन किया जा सके। लेकिन क्या वह सफल हुए? अगर वह सफल हुए होते तो वह फुसफुसाहट और खरोंचने की आवाज वहां नहीं होती। ठीक उसी पल मेरे फोन की घंटी बजी। यह मेरे दोस्त का नंबर था जिसने मुझे असाइलम का रास्ता बताया था। अमित, तुम ठीक हो? उसकी आवाज में घबराहट थी। हाँ, क्यों? तुमने वहां से एक चीज रिकॉर्ड की थी, है ना? मुझे वो देखने को मिली। तुम कहां से देख रहे हो? मैंने अभी तक कुछ भी पब्लिश नहीं किया है। मैंने नहीं देखा, मैंने सुना है। उसने बताया कि वह बीती रात देर तक एक दोस्त के साथ अपने घर पर बैठा था। उसका घर असाइलम से लगभग 15 किलोमीटर दूर था। रात के करीब 2 बजे उन्हें बाहर से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह एक धीमी भयानक लोरी थी, बिल्कुल वैसी जैसी मैंने रिकॉर्ड्स रूम के बाहर सुनी थी। उसने कहा, अमित, मैंने कभी अपने कानों पर इतना यकीन नहीं किया। आवाज बहुत दूर थी पर साफ थी। और फिर मेरी छत से खुरचने की आवाज आई, बिल्कुल वैसी जैसे कोई बड़ी नाखून से कंक्रीट को खुरच रहा हो। मुझे लगा कि कोई छत पर है, पर जब हम टॉर्च लेकर ऊपर गए, छत पर कुछ नहीं था। लेकिन छत की मुंडेर पर धूल में किसी लंबी चीज के घिसटने के निशान थे। मेरे हाथ से डायरी छूट गई। उस चीज ने मेरा नाम लिया था। अब वह मेरे दोस्त तक पहुंच गई थी, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने मेरी मदद की थी। मीरा असाइलम की 4 दीवारी तक सीमित नहीं थी। वह बाहर निकल चुकी थी और वह उन सब को ढूंढ रही थी जो उसके बारे में जानते थे। मैंने तुरंत अपने दोस्त को कहा कि वह शहर छोड़ दे। रात हो चुकी थी। मैंने डायरी को जमीन से उठाया और अपने कमरे की खिड़की की ओर देखा। मैंने खिड़की के पर्दे हटा दिए। सड़क पर सन्नाटा था, सब शांत था। लेकिन जब मेरी आंखें मेरे अपार्टमेंट के ठीक सामने वाले खंभे पर पड़ी तो मेरा दम घुट गया। बिजली के खंभे पर मेरे कमरे की खिड़की के ठीक सामने किसी ने कोयले या मिट्टी से एक आकृति बनाई थी। ये वही पतली, लंबी, विकृत आकृति थी जो मैंने रिकॉर्ड्स रूम की दीवार पर खून से बनी देखी थी। और उसके ठीक नीचे एक शब्द लिखा था, इलाज। मीरा या जो कुछ भी वह थी,
वह मुझसे कुछ चाहती थी। वह चाहती थी कि मैं उसका इलाज पूरा करूं, जो डॉक्टर गुप्ता शुरू नहीं कर पाए थे। या शायद वह चाहती थी कि मैं उसे वह डायरी लौटा दूं जिसमें डॉक्टर गुप्ता का अपराध लिखा था। मुझे पता था कि मैं पुलिस या किसी को भी यह सब नहीं बता सकता। कौन यकीन करेगा कि एक मरी हुई आत्मा एक वीडियोग्राफर का पीछा कर रही है और उसके दोस्तों को डरा रही है। मेरे पास अब एक ही रास्ता बचा था, असाइलम वापस जाना। न सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए, बल्कि इस कहानी को खत्म करने के लिए। मुझे मीरा का इलाज पूरा करना था और मुझे उस जगह को हमेशा के लिए शांत करना था। लेकिन इस बार मैं कुछ तैयारी के साथ जाऊंगा। मुझे पता था कि अब मैं सिर्फ एक हॉरर शो रिकॉर्ड करने नहीं जा रहा था, मैं अपनी मौत का सामना करने जा रहा था। और मैं अपनी मौत को मीरा के हवाले करने से पहले उसके रहस्य को जरूर जानना चाहता था। असाइलम वापस जाने का फैसला लेना आसान नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। मेरी जान खतरे में थी और मेरे दोस्त भी। मुझे मीरा को और उस भयानक जगह को हमेशा के लिए शांत करना था। मैंने अगले दिन की पूरी तैयारी की। मैंने अपनी सबसे मजबूत बैकपैक उठाई। इस बार मैंने सिर्फ कैमरा और टॉर्च नहीं रखी, मैंने एक मजबूत कुल्हाड़ी रखी, कुछ रस्सियां और हाँ, कुछ पेट्रोल और माचिस। अगर डॉक्टर गुप्ता ने आग से सब खत्म करने की कोशिश की थी तो शायद यही एकमात्र रास्ता था। सबसे जरूरी चीज थी डॉक्टर गुप्ता की डायरी। मैंने उसे एक वाटरप्रूफ पाउच में बंद किया और अपने जैकेट के अंदर छिपा लिया। यही मेरा हथियार और मेरा सबसे बड़ा खतरा दोनों थी। शाम होते ही मैं फिर से अपनी कार में सवार हुआ और जंगल की ओर चल पड़ा। इस बार मेरे दिल में डर के साथ एक अजीब सा गुस्सा भी था। गुस्सा डॉक्टर गुप्ता पर, जिन्होंने अपने पागलपन से इतनी सारी आत्माओं को फंसा दिया था। सड़क पर मौसम साफ था, लेकिन जैसे ही मैंने असाइलम के इलाके में प्रवेश किया, हवा अचानक ठंडी और भारी हो गई। मेरी कार की हेडलाइट्स में मैंने देखा कि असाइलम के चारों ओर की झाड़ियां हिल रही थीं, जबकि वहां हवा बिल्कुल नहीं थी। मैं पिछली बार से ज्यादा दूर रुका। मैंने अपनी कार को घने पेड़ों के बीच छिपा दिया। टूटे हुए गेट से अंदर घुसते ही मुझे लगा जैसे असाइलम ने मेरा स्वागत किया हो। वहां का सन्नाटा अब पहले से ज्यादा डरावना था। एक शिकारी का सन्नाटा जो शिकार के आने का इंतजार कर रहा हो। मैंने अपना नाइट विजन कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। यह मेरी दूसरी यात्रा है, मैंने फुसफुसाते हुए कहा, और मैं जानता हूं कि वह यहां है। इस बार मैं कुछ लेकर जा रहा हूं जो मुझे शायद बाहर निकाल सके। मैं सीधे अंदर के हॉल की तरफ बढ़ा। इस बार मैं सीधा रिकॉर्ड्स रूम में नहीं गया। मेरा लक्ष्य था असाइलम का सबसे गहरा और सबसे भयानक हिस्सा, बेसमेंट, तहखाना। डॉक्टर गुप्ता ने डायरी में कहीं बेसमेंट का जिक्र किया था, एक ऐसी जगह जहां उन्होंने अपने अंतिम प्रयोग किए थे। मैं मेन हॉल में पहुंचा। मैंने अपनी शक्तिशाली टॉर्च से फर्श को स्कैन किया, बेसमेंट की सीढ़ियों की तलाश में। मुझे लगा कि सीढ़ियां शायद प्रशासन के दफ्तर के पास होंगी। मैं दफ्तर के कमरे में दाखिल हुआ। मेज कुर्सी सब टूटे पड़े थे। मैंने मेज के नीचे टॉर्च चमकाई। वहां एक जंग लगा हुआ पुराना लकड़ी का ट्रैपडोर जाल दरवाजा था। मैं सावधानी से नीचे झुका। दरवाजा भारी था और बहुत दिनों से बंद था। मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और एक भयानक क्रीक की आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। नीचे से एक सड़ी हुई नम हवा का झोंका आया। गंध इतनी तेज थी कि मेरा दम घुटने लगा। बेसमेंट में जाने वाली सीढ़ियां लकड़ी की थीं और लगभग पूरी तरह से सड़ चुकी थीं। मैंने सावधानी से पहला कदम रखा। क्रीक। मैंने दूसरा कदम रखा। क्रीक। मैं धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। जैसे जैसे मैं नीचे गया, सन्नाटा और गहरा होता गया, लेकिन अब इसमें एक और आवाज शामिल हो गई थी, पानी के टपकने की आवाज जो किसी गीली सतह पर गिर रही थी। मैं बेसमेंट के फर्श पर पहुंचा। यह पूरी तरह से मिट्टी और कीचड़ से भरा हुआ था। पानी छत से टपक रहा था। टॉर्च की रोशनी में मुझे पता चला कि बेसमेंट बहुत बड़ा था और यह कई छोटे छोटे कमरों में बंटा हुआ था। यह जगह असाइलम की नींव थी और यह साफ था कि यहां टॉर्चर किया जाता था। पहला कमरा जो मेरे सामने खुला वह एक छोटा गंदा कमरा था। कमरे के बीच में एक लोहे की कुर्सी पड़ी थी जिसमें चमड़े के पट्टे लगे हुए थे। यह इलेक्ट्रोशॉक थेरेपी की कुर्सी थी।
मैंने कमरे में कदम रखा। जैसे ही मैंने अंदर कदम रखा, उस कुर्सी पर लगे पट्टे अचानक हिल गए। सिर्फ एक छोटा सा कंपन, पर मेरे शरीर में बिजली दौड़ गई। मैंने तुरंत पीछे हट गया। मैंने दूसरा कमरा देखा। यह एक बड़ा हॉल जैसा कमरा था। इसकी दीवारों पर भयानक खरोंचों के निशान थे, इतने गहरे कि लग रहा था कि किसी ने पत्थर को खोद डाला हो। इस कमरे में कोई फर्नीचर नहीं था, लेकिन फर्श के बीचों बीच गोल घेरे में बहुत सारे कंकाल बिखरे पड़े थे। ये मरीजों के कंकाल थे, बहुत सारे, एक दूसरे के ऊपर पड़े हुए, जैसे उन्हें यहां फेंक दिया गया हो। मैं पीछे हटने वाला था, तभी मेरे कान में एक फुसफुसाहट आई। इस बार यह साफ और पास से आई। यहां से भाग जाओ। यह आवाज मीरा की नहीं थी, यह एक आदमी की आवाज थी, टूटी हुई और डरी हुई। मैंने तुरंत टॉर्च घुमाई। कौन है? यहां मत आना, वो तुम्हें ले जाएगी। आवाज धीमी होती गई, जैसे किसी ने उसका गला घोंट दिया हो। तभी गलियारे के आखिरी सिरे से, जहां अंधेरा सबसे ज्यादा घना था, मुझे एक हलचल महसूस हुई। मैंने टॉर्च उस दिशा में चमकाई। वहां एक पतली सफेद आकृति खड़ी थी। यह हवा में तैर नहीं रही थी, बल्कि जमीन से घिसट रही थी। अपने लंबे पतले शरीर को मेरे पास खींच रही थी। उसके हाथ जमीन पर लंबे लंबे फैले हुए थे और उसकी उंगलियां पतली और लंबी थी, जैसे सूखी टहनियां हों। वह मीरा थी। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा था, लेकिन उसकी आंखें, वे तो जलते हुए लाल अंगारों की तरह चमक रही थी। उसने अपना मुंह खोला और एक भयानक चीखने वाली आवाज निकली, जो मेरे कान के पर्दों को फाड़ने लगी। यह लोरी नहीं थी, यह शुद्ध दर्द और गुस्सा था। तुम मेरी किताब लेकर आए हो। उसकी आवाज भयानक, सूखी फुसफुसाहटों का मिश्रण थी। मेरे अपराधी की किताब, मुझे दो। मैंने पीछे मुड़कर देखा। सीढ़ियां बहुत दूर थीं। मैं भाग नहीं सकता था। मैं नहीं दूंगा, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरी आवाज डर से कांप रही थी, लेकिन मैं उसे दिखाना नहीं चाहता था। मीरा ने तेजी से मेरी तरफ घिसटना शुरू किया। वह अविश्वसनीय रूप से तेज थी। उसकी लंबी उंगलियां कीचड़ भरे फर्श पर निशान बना रही थी। मुझे पता था कि मुझे लड़ना होगा। मैं तुरंत पीछे हटा। मेरे हाथ उस बैकपैक पर गए जहां कुल्हाड़ी थी। मीरा जब मुझ पर झपटी तो मैंने फुर्ती से साइड लिया। उसके लंबे हाथ मेरे कंधे को छूते हुए निकल गए। स्पर्श इतना ठंडा था कि मेरे उस हिस्से की नसें जम गईं। तुम बच नहीं सकते अमित, उसने चीखा। तुम मेरी जगह पर हो, अब तुम भी मेरे मरीज हो। मैंने कुल्हाड़ी निकाली और उसे हवा में उठाया। तुम डॉक्टर गुप्ता नहीं हो, मैंने चिल्लाया। मैं तुम्हारा इलाज नहीं करूंगा, मैं तुम्हें खत्म करूंगा। मैंने कुल्हाड़ी से उसके करीब के एक टूटे हुए मेज पर वार किया, जिससे भयानक आवाज आई। मीरा एक पल के लिए रुकी, जैसे मेरे प्रतिरोध से हैरान हो गई हो। तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, उसने गुर्राया, और फिर वह मेरी तरफ और भी तेजी से बढ़ी। मैं जानता था कि कुल्हाड़ी उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मुझे कुछ और चाहिए था। मुझे बेसमेंट के उस आखिरी कमरे का ख्याल आया, जिसका जिक्र डायरी में कहीं था। वार्ड ऑफ द फाइनल चैम्बर, अंतिम कक्ष का वार्ड। मैंने मीरा के अगले हमले से बचने के लिए रोल किया और कमरे के किनारे पर रखे एक टूटे हुए रैक को उस पर फेंक दिया। जैसे ही रैक उससे टकराया, वहां से एक भयानक बिजली जैसी आवाज आई और मीरा एक पल के लिए पीछे हट गई। मेरे पास समय था। मैं उठकर भागा बेसमेंट के अंधेरे गलियारों में। मुझे वह आखिरी चैम्बर ढूंढना था, जहां डॉक्टर गुप्ता ने शायद उस आग से बचने का कोई रास्ता छोड़ा होगा। मीरा मेरे पीछे थी और उसकी चीखें अब बेसमेंट की दीवारों में गूंज रही थीं। मैं अब सिर्फ भाग नहीं रहा था, मैं उस डरावनी चीज के साथ लड़ रहा था, जिसने मेरी जिंदगी को एक भयानक खेल बना दिया था। मैं बेसमेंट के गलियारों में अंधाधुंध भाग रहा था। पीछे मीरा की चीखें गूंज रही थीं और उसकी घिसटने की आवाजें मेरे बहुत करीब थीं। मेरे हाथ में कुल्हाड़ी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह सिर्फ मेरा आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए है। असली हथियार तो डॉक्टर गुप्ता की डायरी थी। भागते भागते मैं एक गहरे पानी से भरे कोने में जा पहुंचा। वहां एक पुरानी जंग लगी लिफ्ट थी, जो जाहिर तौर पर सालों से बंद पड़ी थी। लिफ्ट के दरवाजे के पास दीवारों पर भयानक काले धब्बे थे, जैसे किसी ने
किसी को यहां दबा दिया हो। तभी मीरा मेरी तरफ झपटी। मैंने तेजी से जमीन पर फेंके गए कुछ मलबे पर ठोकर खाई और गिर पड़ा। कुल्हाड़ी मेरे हाथ से फिसल गई और कीचड़ में जा गिरी। मीरा अब मेरे ऊपर थी। उसकी लंबी उंगलियां हवा में कांप रही थीं और उसके लाल अंगारे जैसी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही थीं। मेरे शरीर से खून का एक एक कतरा जम गया। डायरी, वह फुसफुसाई। उसकी आवाज अब भयानक लोरी और दर्दनाक चीख के बीच थी। तुमने मेरा दर्द चुराया है, अब मैं तुम्हारी जान चुराऊंगी। जैसे ही उसकी ठंडी सूखी उंगलियां मेरे गले की तरफ बढ़ीं, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई और अपने जैकेट के अंदर छिपी हुई डायरी को बाहर निकाला और उसे मीरा के सामने फेंक दिया। ले लो, ये तुम्हारी है, मैंने जोर से कहा। डायरी की चमड़े की जिल्द जैसे ही कीचड़ में गिरी, मीरा एक पल के लिए रुक गई। उसके शरीर से एक भयानक झटकेदार आवाज निकली। वह डायरी को देख रही थी जैसे वह आग हो, न कि कोई किताब। उसका ध्यान बढ़ गया था। ये मेरा मौका था। मैं तेजी से उठा और लिफ्ट के दरवाजे की तरफ भागा। लिफ्ट का दरवाजा खुला नहीं था, लेकिन उसके बगल में दीवार में एक मोटी लोहे की प्लेट थी जो थोड़ी सी डीली थी। मैंने अपने जैकेट से एक छोटा सा लोहे का औजार निकाला और प्लेट को हटाने की कोशिश की। मीरा ने अब डायरी की तरफ देखना बंद कर दिया था और मेरी तरफ मुड़ गई थी। तुम कहां भाग रहे हो मूर्ख? अब कोई डॉक्टर तुम्हें नहीं बचाएगा। मुझे डॉक्टर नहीं चाहिए, मैंने हांफते हुए कहा। मुझे बस सच चाहिए। मैंने प्लेट को जोर से खींचा। कड़ाहट की तेज आवाज के साथ प्लेट हट गई। प्लेट के पीछे एक छोटा सा अंधेरा कमरा था, जो शायद किसी पुरानी वेंटिलेशन शाफ्ट का रास्ता था। उस कमरे में फफूंदी और भी ज्यादा थी और कमरे के बीचों बीच जमीन पर एक टूटा हुआ लकड़ी का बक्सा पड़ा था। यह डॉक्टर गुप्ता का अंतिम कक्ष था। मैंने अंदर छलांग लगा दी। मेरे अंदर जाते ही मैंने वापस मुड़कर लिफ्ट के दरवाजे को पूरी ताकत से धक्का दिया ताकि वह फिर से बंद हो जाए। वह पूरी तरह से बंद तो नहीं हुआ, लेकिन इतना बंद हो गया कि मीरा को अंदर आने में देर लगेगी। मैंने तुरंत टॉर्च ऑन की और बक्से पर चमकाई। बक्सा खुला हुआ था। अंदर डॉक्टर गुप्ता के कुछ निजी सामान थे। एक पुराना चश्मा, एक जंग लगी सिरिंज और सबसे जरूरी डायरी का एक अंतिम पन्ना जो किसी ने फाड़कर यहां छिपा दिया था। मीरा बाहर चीख रही थी। उसकी पतली उंगलियां दरवाजे की दरारों से अंदर घुसने की कोशिश कर रही थी। मैंने तुरंत उस पन्ने को उठाया और पढ़ना शुरू किया। डॉक्टर गुप्ता की लिखावट यहां बहुत जल्दबाजी में थी, लगभग खून के धब्बों से भरी हुई। अंतिम नोट, 20 दिसंबर 1979। सब खत्म हो रहा है। आग लग गई है, लेकिन यह उसे नहीं रोक पाएगी। मैंने उसे यहां वार्ड जेड के बेसमेंट में बंद करने की कोशिश की थी। मैंने उसे यहां मारा था, पर उसकी आत्मा अब इस जगह की ईंटों में समा गई है। मैंने जो किया वह भयानक था, पर मुझे पता है कि उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। मीरा को लोरी बहुत पसंद थी। उसकी माँ उसे एक खास लोरी गाती थी, निंदिया की लोरी। जब भी वह रोती थी, उसकी माँ यह लोरी गाती थी। उसकी याददाश्त में सिर्फ यही एक शांत पल बचा है। यदि कोई उसे उस लोरी की असली धुन सुनाएगा, तो उसका गुस्सा शांत हो जाएगा। उसकी शक्ति उसकी पीड़ा में है। पीड़ा को नींद दो। मैंने धुन का एक रिकॉर्ड यहां इस बक्से में छोड़ दिया है। यह मेरी एकमात्र आशा है। इसे जलाओ मत, इसे बजाओ। मैंने पन्ना नीचे फेंक दिया। मेरा दिल जोर से धड़का। मीरा को आग नहीं, बल्कि शांति चाहिए थी। उसका इलाज उसे शांत करना था, न कि उसे नष्ट करना। और डॉक्टर गुप्ता ने वह धुन का रिकॉर्ड यहां छिपा दिया था, असाइलम के जलने से पहले। मैंने बक्से के नीचे टटोला। हाँ, वहां एक पुरानी गोल पतली चीज थी, एक विनाइल रिकॉर्ड। ये छोटा था और चारों ओर जंग लगे कवर में था। ठीक उसी पल लिफ्ट का दरवाजा अंदर की तरफ जोर से धकेला गया। मीरा अंदर आने वाली थी। मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैं जानता था कि मुझे यह धुन बजानी होगी, लेकिन यहां कोई रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था। मीरा का हाथ दरवाजे की दरार से बाहर निकला और मेरी तरफ झपटा। मैंने तुरंत अपनी बैकपैक से माचिस और पेट्रोल की बोतल निकाली। मेरे दिमाग में एक योजना आई। मुझे यह धुन बाहर लानी होगी और मुझे इसे जोर से बजाना होगा।
मैं रिकॉर्ड को अपने हाथों में कसकर पकड़ा और कमरे के पिछले हिस्से में गया। वहां एक छोटी सी वेंटिलेशन शाफ्ट थी जो शायद ऊपर के किसी वार्ड में खुलती होगी। तुम इसे नहीं चलाओगे, मीरा की चीख शाफ्ट के पास से आई। वो समझ गई थी कि मेरे हाथ में क्या है। मैंने पेट्रोल की बोतल खोली और कमरे के फर्श पर मरी हुई मीरा के रिकॉर्ड के चारों ओर एक बड़ा घेरा बना दिया। मैं इसे नहीं चलाऊंगा मीरा, मैंने कहा। मेरी आवाज अब कांप नहीं रही थी बल्कि दृढ़ थी। मैं तुम्हें तुम्हारी लोरी दूंगा। मीरा ने दरवाजा तोड़ दिया और कमरे में घुस आई। उसकी विकृत आकृति अब कमरे की दीवारों पर बड़ी बड़ी परछाइयां बना रही थी। लोरी? लोरी का समय खत्म हो गया अमित, अब चीखों का समय है। जैसे ही वह मेरी तरफ बढ़ी, मैंने माचिस जलाई और उस पेट्रोल के घेरे में फेंक दी। हवा में एक भयानक फ्लैश हुआ। आग तुरंत ऊंची उठी और रिकॉर्ड को छोड़कर मेरे और मीरा के बीच एक ज्वलंत घेरा बना दिया। मीरा आग को देखकर रुक गई। वह उससे गुजर नहीं पाई। आग ने उसे असाइलम की अंतिम दीवार की तरह रोक दिया। मैंने रिकॉर्ड को शाफ्ट के मुंह पर रखा और जोर से एक कील से शाफ्ट के ऊपरी भाग को खुरचना शुरू कर दिया, जो एक रिकॉर्ड सुई की तरह काम कर सकता था। क्रीच की एक भयानक आवाज आई और फिर शाफ्ट के अंदर से एक पुरानी फीकी लेकिन साफ धुन बजने लगी। ये एक बहुत ही सरल प्यारी लोरी थी। जैसे ही धुन बजी, मीरा की चीखें रुक गईं। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझने लगीं और उसकी लंबी विकृत उंगलियां ढीली पड़ गईं। वह जमीन पर घिसटने लगी। अब डर पैदा करने वाली आत्मा नहीं बल्कि एक थकी हुई बच्ची। मां, वह फुसफुसाई और उसकी भयानक आकृति धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। आवाज और आग के बीच मैं जानता था कि यह आखिरी मौका है। मुझे इस जगह से बाहर निकलना था, इससे पहले कि धुन बंद हो जाए। पेट्रोल की आग और रिकॉर्ड की धीमी उदास लोरी ने बेसमेंट को एक अजीब सी शांति से भर दिया था। मीरा की भयानक आकृति पूरी तरह से गायब हो चुकी थी। जहां वह खड़ी थी वहां बस फर्श पर कीचड़ के निशान थे। मैं उस वेंटिलेशन शाफ्ट के पास खड़ा रहा, अपने कानों पर उस निंदिया की लोरी की धुन को महसूस कर रहा था। ये लोरी दुख भरी थी, लेकिन इसमें एक अजीब सुकून था, जैसे बरसों से सोई हुई कोई चीज अब चैन से सो रही हो। मैंने रिकॉर्ड को शाफ्ट से हटाया। जैसे ही धुन बंद हुई, कमरे में फिर से गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार वह सन्नाटा इंतजार का नहीं बल्कि विश्राम का था। अब हवा भारी नहीं लग रही थी बल्कि सामान्य थी। यहां तक कि बेसमेंट की सड़ी हुई गंध भी कम हो गई थी। मैंने तुरंत पेट्रोल की आग को बुझाने के लिए पास के कीचड़ और पानी का इस्तेमाल किया। मेरा काम खत्म हो गया था। मीरा शांत हो चुकी थी। मुझे अब असाइलम से निकलना था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। टूटे हुए लिफ्ट का दरवाजा अभी भी अपनी जगह पर था। मैं धीरे से उस दरवाजे से बाहर निकला, अपने पैरों की धीमी आवाज को बेसमेंट के गलियारों में गूंजते हुए सुन रहा था। मैं कुल्हाड़ी और अपने कैमरे को उठाना नहीं भूला। मैं फिर से इलेक्ट्रोशॉक कुर्सी वाले कमरे से गुजरा। इस बार कुर्सी के चमड़े के पट्टे हिल नहीं रहे थे, वे स्थिर थे। कंकालों से भरे हॉल में भी अब कोई फुसफुसाहट नहीं थी। मैं ऊपर मेन हॉल की तरफ भागा। सीढ़ियां अभी भी डरावनी थी, पर मेरे कदम अब हल्के थे। जैसे ही मैंने मेन हॉल में कदम रखा, सूरज की पहली हल्की रोशनी टूटी हुई खिड़कियों से अंदर आ रही थी। अंधेरा अब पूरी तरह से छूट चुका था। मैंने गलियारों में आखिरी बार देखा। दीवारों पर बनी भयानक खरोंचें अभी भी थीं, लेकिन उन पर कोई नई लिखावट नहीं थी। वो अभी भी यहां हैं का डर अब वे सो रहे हैं कि शांति में बदल गया था। मैं मेन एंट्रेंस की तरफ भागा और टूटी हुई दहलीज को पार करके बाहर आ गया। बाहर का जंगल अब हरा भरा लग रहा था, न कि किसी राक्षस का घर। पक्षी चहचहा रहे थे और ताजी हवा मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं टूटे हुए गेट से निकला और अपनी कार की तरफ भागा। मैंने तुरंत ड्राइव करना शुरू कर दिया। जैसे जैसे मैं शांतिवन असाइलम से दूर होता गया, मेरे अंदर का तनाव कम होता गया। 3 घंटे बाद मैं अपने घर पर था। मैंने अगली सुबह उठकर सबसे पहला काम किया। मैंने अपने कंप्यूटर पर असाइलम की फुटेज देखी। मेरी रिकॉर्डिंग में मीरा का आना, मेरी लड़ाई और लोरी की धुन
सब कुछ था। लेकिन जब मैंने लोरी की धुन बजने के बाद बेसमेंट की फुटेज देखी तो एक अजीब चीज हुई थी। लोरी की धुन जैसे ही शुरू हुई, दीवारों पर बनी लंबी पतली परछाइयां वे सिकुड़ने लगीं और अंत में जब लोरी बंद हुई तो वे परछाइयां पूरी तरह से मिट गईं, जैसे किसी ने उन्हें मिटा दिया हो। मीरा हमेशा के लिए शांत हो गई थी। मैंने डॉक्टर गुप्ता की डायरी उठाई। यह अपराधों और पागलपन की कहानी थी, लेकिन अब इसमें मीरा की लोरी का राज भी था, एक भयानक अंत का एकमात्र शांत उपाय। मैंने डायरी को उठाया और अपनी बालकनी पर ले गया। मैंने उसे फाड़ दिया और माचिस से जला दिया। देखते ही देखते वह डायरी राख बन गई। मुझे डॉक्टर गुप्ता के अपराधों को दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं थी। उनका सच वहीं मर गया जहां उन्हें मरना चाहिए था। मैंने असाइलम की फुटेज को देखा। मैं इसे दुनिया को दिखाना चाहता था, लेकिन मैंने तय किया कि नहीं, यह मीरा की कहानी थी और अब वह शांति से सो रही थी। मैंने सिर्फ इतना किया कि उस वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा एडिट किया जिसमें मैं असाइलम में घुसता हूं और फिर अचानक बाहर निकल आता हूं। मैंने उसके साथ बस इतना लिखा, शांतिवन असाइलम सबसे डरावनी जगह पर गया, पर कहानी वहां रहने वाली आत्मा के लिए थी। यह जगह अब बंद है। मैंने इस फुटेज को अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। यह मेरा अब तक का सबसे रहस्यमय वीडियो था। इसके बाद मैंने कभी मुड़कर नहीं देखा। मैंने हॉरर फुटेज बनाना बंद कर दिया और अब मैं प्रकृति पर डॉक्यूमेंट्री बनाता हूं। लेकिन कभी कभी रात के गहरे सन्नाटे में जब मैं अपनी छत पर बैठा होता हूं तो मुझे बहुत दूर से हवा के साथ बहकर आती हुई एक बहुत धीमी, बहुत फीकी लोरी की धुन सुनाई देती है। यह धुन डरावनी नहीं होती, बल्कि यह मुझे याद दिलाती है कि मैं जिंदा हूं और मीरा अब चैन से सो रही है। और मैं जानता हूं कि जब तक यह धुन बजती रहेगी, मैं भी सुरक्षित रहूंगा।